Very good morning to everyone, बच्चे who has joined just now. I hope everybody is preparing well. Students here, any doubt बच्चा अभी तक आपको कोई trouble तो नहीं feel हो रही? You have a test tomorrow, तो please prepare it well. ठीक है, this is your final kind of preparations, तो इस पर ध्यान दीजिए. अब हमारे पास क्या है बेटा, एक तो हमने MTP सीरीज 1 कर ली, अपनी फिनिश करी है, राइट? एक RTP भी थी कल की, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, आरटीपी होमवर्क में दी थी मैंने आपको, पहले यही डिस्कस कर लेते हैं आरटीपी. देन आई शिफ्ट टू सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कलेक्शन ऑफ एमटीपी. होमवर्क किया सबने? 25 क्वेश्चंस थे सिर्फ. चलिए लेट्स डिस्कस. फर्स्ट क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी इन इंडिया इज प्राइमरीली एम टू डू व्हाट? क्यों आई थी जीएसटी? इतने सारे टैक्स थे, उन सबको हम लोग क्लब कर दे और इतना ज्यादा जो खलेरा है सबको टैक्सेस की कंफ्यूजन का इनडायरेक्ट गुड्स के ऊपर वो माइनस हो जाए, यानी टू जस्ट सिंप्लीफाई एंड यूनिफाई द वेरियस कैटेगरीज ऑफ टैक्सेस. So B is the answer. ठीक है, single system, one tax for all kind of categories of goods. Second, microeconomic theory studies how a free enterprise economy determines what? सारा कुछ. Basically, microeconomics का नाम क्या होता है? It is also known as which theory? Price theory, है ना? तो price चाहे वो goods का हो, चाहे services का हो, चाहे economic resources का हो, all of the above. नेक्स्ट, विद इन द रेलिवेंट रेंज आइसोक्वांट्स. आइसोक्वांट्स क्या होते हैं भाई? व्हाट आर आइसोक्वांट्स? ये जो तुम बनाते हो इंडिफरेंस कर्व, आइसोक्वांट कर्व होता है ना ये. तो कौन कौन से फीचर है? इज इट डाउनवर्ड स्लोपिंग? तो इट्स नेगेटिवली स्लोप्ड. इज इट कन्वेक्स शेप बिकॉज ऑफ MRTS रेट फॉलिंग? एंड कैन दे इंटरसेक्ट ईच अदर? कैन दे बी लाइक दिस? सो दे कैन नॉट क्रॉस. So all of the above. ठीक है. Next, which of the following is an incorrect formula? Wrong formula क्या है? Which is the wrong formula बेटा? टोटल कॉस्ट किससे फॉर्म होती है? TFC प्लस TVC. TFC does not change. If anything changes, that is TVC, and that change indicates MC. तो MC का जोड़ लगाऊंगी तो TVC मिलेगा, फिर TVC में FC जोड़ूंगी तो TC मिलेगा. तो दिस इज रॉन्ग. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट विल बी स्ट्रॉन्गर व्हेन. सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है? कि दूसरे गुड की वजह से मेरे पर असर पड़ना. तो वो तभी स्ट्रॉन्ग होगा जब सब्स्टिट्यूट्स बड़े परफेक्ट या क्लोज हैं. जैसे टी कॉफी, कोक, पेप्सी, जितने क्लोज सब्स्टिट्यूट्स उतना ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स का असर. इज दैट क्लियर? लेट मी रीड द अदर ऑप्शंस ना. बी पढ़ो. देयर इज लोअर कॉस्ट ऑफ स्विचिंग टू द सब्स्टिट्यूट गुड्स. हम यहाँ कॉस्टिंग नहीं देखते. बीइंग अ कंज्यूमर वी थिंक अबाउट दैट गुड्स आर अफेक्टिंग द प्राइस एंड माय डिमांड. अब अगर मेरे को वो प्रोडक्ट चाहिए तो आई हैव टू बाय इट. ये जो हम बोल रहे हैं कि कन्वीनियंट वाइल स्विचिंग, इसका मतलब ये हुआ कि सब्स्टिट्यूट्स पर शिफ्ट होना कन्वीनियंट है. पर उन्होंने पूछा स्ट्रॉन्गर कब होगा? ये तीनों कंडीशंस होती हैं तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है. पर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट स्ट्रॉन्गर कब होता है? जब सब्स्टिट्यूट्स कैसे होते हैं? क्लोज सब्स्टिट्यूट्स. बात समझ आई? ये तुमने बुक्स में मार्क किया होगा कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कैन वर्क ओनली व्हेन दीज थ्री कंडीशंस आर प्रेजेंट. पर सब्स्टिट्यूट कैन बी अ रिमोट सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट कैन बी
close, it can be a perfect as well. तो stronger कब होगा? When the goods are close substitutes. Is that clear? Next, price discrimination to be profitable, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? Elasticity of demand in different sub markets has to be different. तभी तो monopolist अलग अलग price charge कर पाएगा. Next, according to Hicks and Allen, demand curve slopes downwards due to which effect? बेटा ये तो अल्फ्रेड मार्शल की अप्रोच हो गई ना, इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग इट? नेक्स्ट, फुल कैपेसिटी. ये क्वेश्चन क्या कल भी आया था? वॉज दिस क्वेश्चन इन दी एमटीपी? आप देख रहे हो क्वेश्चंस रिपीट है कि वो भी कितने क्वेश्चन फॉर्म कर लेंगे. इतने क्वेश्चंस चलते आ रहे हैं इतने सालों से, तो घुमा फिरा के बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं बेटा जो रिपीट हो जाते हैं. तो आंसर क्या है इसका? कल किया था ना, बस. नेक्स्ट, ये भी आया था एनवेलप कर्व. कल उन्होंने पूछा था एलएसी का दूसरा नाम क्या है? प्लानिंग कर्व. तो एनवेलप कर्व का दूसरा नाम क्या है? एलएसी कर्व. इट्स सेम. तो आपने ये अंदाजा लगाना है इन क्वेश्चन से. देखो बेटा, जब ऑब्जेक्टिव पेपर होता है ना, आई कैन नॉट गिव यू सम सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बिकॉज 10 चैप्टर्स, मल्टीपल यूनिट्स, क्वेश्चंस कैन बी मेनी. बट ज्यादातर हमने नोटिस क्या करना है? ट्रेंड, कि कौन से पोर्शंस में से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं. अब जैसे कल की एमटीपी में हमने ये नोटिस किया कि ज्यादातर क्वेश्चंस हमारे बजट वाले चैप्टर में से थे, फिस्कल वाले में से थे, मनी वाले में से थे. फॉरेन का आपने देखा कितना कम वेटेज था. रादर जो लास्ट चैप्टर था 10th, बहुत लर्न करने वाला, उसका भी कुछ खास नहीं था. तो 100 क्वेश्चन में से इन चैप्टर्स की उतनी ज्यादा इन्होंने इंपॉर्टेंस नहीं शो करी. समझ में आ रहा है? एंड एज फार एज माइक्रो इज कंसर्न्ड, आई एम नॉट वरीड अबाउट इट बिकॉज माइक्रो में बच्चे सारे कॉन्सेप्ट्स लगा लेते हैं. वो पहले 5 चैप्टर एक जैसे लगते हैं, कॉन्सेप्ट्स कहीं ना कहीं आप उसको फिट कर लेते हो. एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन इज देयर, आई कैन अटेम्प्ट इट बिकॉज ऑफ लॉजिक. बट लॉजिक काम कहाँ नहीं करता? आखिरी के 2-3 चैप्टर्स में. फिस्कल में भी लॉजिक काम कर जाता है, मनी में भी लॉजिक काम कर जाता है, पर आखिरी के जो थोड़े रटने वाले चैप्टर्स हैं, जैसे थ्योरी वाला आ गया, theories of trade, I cannot apply my logic. What that theorist has said, I have to mark it. Dates हैं, कोई टाइम पीरियड है, कोई एरिया की बात हो रही है, तो मैं उसको लर्न ही कर सकती हूँ. बट ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम थे. तुमने नोटिस किया? तो इस चीज से तुमने अपनी प्रिपरेशन को इसी डायरेक्शन में डालना है. बट अगेन, बीइंग ICIA एज एन एस्टीम्ड इंस्टीट्यूट, जो कि बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल रहता है रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन प्रोसेस, क्योंकि हमें अपना स्टैंडर्ड मेंटेन रखना है, उसके लिए आपको जैसा क्लास में बताया गया वैसा ही पढ़ना है. फर्स्ट 5 चैप्टर्स यू हैव टू डू फ्रॉम द नोटबुक्स प्लस द बुक इंपॉर्टेंट मार्क्ड एंड बैक क्वेश्चंस आर मस्ट, क्योंकि पेपर में आ रहे हैं. एमटीपी भी बैक क्वेश्चन से बन रही हैं. ठीक है? उसके बाद जो 6 से 10 वाले चैप्टर है, उसमें जो प्रैक्टिकल पोर्शंस है नोटबुक से करो. बाकी जो किताब में अंडरलाइन करा दिया, डोंट डेयर टू लीव एनी लाइन आउट ऑफ इट जो अंडरलाइंड है. बाकी आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप रीड करो, रीडिंग करा चुकी हूं मैं एक बार, आई एम नॉट रिक्वायर्ड. सिर्फ अंडरलाइंड पोर्शन पर फोकस करके आप अपनी तैयारी करेंगे, और बैक क्वेश्चंस छोड़ने नहीं है. और मैंने तुम्हें कुछ क्वेश्चंस भेजे थे एक्स्ट्रा, वो बुक के क्वेश्चंस हैं. फर्स्ट 5 चैप्टर्स के भेजे थे एडिशनल क्वेश्चंस, वो बुक के क्वेश्चंस हैं. वो क्वेश्चंस भी करने हैं, क्योंकि उसमें से भी चांसेस होते हैं क्वेश्चंस आने के. ऑनलाइन किड्स, एम आई क्लियर? चलिए नेक्स्ट, कोइंसिडेंट इंडिकेटर इज नॉट एज, क्या हुआ? इज नॉट इंडिकेटेड एज. क्या होता है भाई? एग्जांपल्स पूछे इन्होंने. कोइंसिडेंट होता है साथ साथ, तो महंगाई साथ साथ, प्रोडक्शन साथ साथ, सेल साथ साथ, लेकिन न्यू ऑर्डर इज लीडिंग इंडिकेटर. लीडिंग इंडिकेटर. ठीक है? Which of the following is not typically used as physical policy measure? ये monetary policy है. In an economy, change in reserve ratio will directly affect what? Reserve ratio change होता है तो सबसे पहले क्या change होता है? Money supply in circulation. Next, which is not a key assumption of Ricardo theory of comparative advantage. Comparative advantage क्या बोलता था? कि आप लोग आपस में जिसके पास जो बेहतर है वो ट्रेड करेगा. ठीक है? क्लियर?
तो 2 कंट्रीज आर assumption, एटलीस्ट 2 कंट्रीज होनी चाहिए, रिसोर्सेज आर, तभी तो आई एम स्पेशल, आई हैव एडवांटेज, बोथ कंट्रीज विल बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर। तो कौन सी assumption नहीं है? सिर्फ क्या टेक्नोलॉजी की बात हो रही है? वी आर टॉकिंग अबाउट all the resources. In some resources you are rich, in some resources I am rich, so we will get comparative advantage for regard of each other. We will be working for mutual benefit. आपको मैं कुछ प्रोडक्ट बनाकर दूंगी in less hours, those hours you can use in producing some other good in which you are good at. किया था ना एग्जाम्पल स्टील और शर्ट्स वाला, सेम। ठीक हो गया? नेक्स्ट, if a country's currency is depreciating, it means what? मेरी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, यानी बाहर वालों के लिए मेरी करेंसी सस्ती हो गई, मेरी करेंसी वीक हो गई। वीक हो गई तो उनके लिए मेरा सामान खरीदना आसान हो जाएगा। दे विल बाय ऑर्डर्स गुड्स फ्रॉम माय कंट्री, विल आई गेट एक्सपोर्ट ऑर्डर्स? तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इंपोर्ट करना मेरे लिए एक्सपेंसिव हो जाएगा। ऐसा कुछ है यहां लिखा हुआ? हाँ, एक्सपोर्ट्स बिकम्स cheaper. Is that clear? Next, which of the following is primary objective of India's 5-year plans? हाँ जी, क्या है primary objective? बुक्स के अंदर है ये डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, CAD करंट अकाउंट डेफिसिट रेफर्स टू एक्सेस ऑफ, करंट अकाउंट यानी रूटीन रेगुलर डीलिंग, डेफिसिट में हो यानी पेमेंट ज्यादा देनी है, पेमेंट कम आएगी। ज्यादा कब दोगे? व्हेन इंपोर्ट्स आर ओवर एक्सपोर्ट्स, ठीक है, देने पैसे ज्यादा है, आने कम है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज मॉनेटरी पॉलिसी? स्टेबलाइजेशन होता है इसका, कंट्रोल मनी सप्लाई एंड कर्ब इन्फ्लेशन, कर्ब मतलब रिड्यूस इन्फ्लेशन, ठीक है। 18th, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू स्टडी ऑफ टोटल लेवल ऑफ आउटपुट इनकम? भाई ये तो सब कुछ टोटल में आ गया। एग्रीगेट्स तो कौन सी इकोनॉमिक्स? तुमने नोटिस किया कल एमटीपी में थोड़े से घुमावदार सवाल थे, आरटीपी में तो बेबी क्वेश्चंस है। मतलब ये 25 करे हो तुमने तो फुल आएंगे नंबर, 25 आउट ऑफ 25 है इसमें, दैट सिंपल। एमटीपी थोड़ा सा ट्विस्टेड कर देते हैं जस्ट टू ब्रिंग यू टू द लेवल कि आप इतने लीनियंट ना हो जाओ, ठीक है। बट एग्जाम जो हमारा होता है, अगर आप अच्छे से पढ़ के जाओ जैसे गाइड किया है, इट इज वेरी इजी टू स्कोर 75+। और ये जो वेटेज है नंबरों की, तुम्हें बाकी सब्जेक्ट्स में इतनी सपोर्ट कर देगी कि जो तुम्हारे मैथ्स और लॉ का डर है वो इससे कवर हो जाता है। जितना मर्जी प्रिपेयर कर लो, कई सब्जेक्ट्स एंड तक हमें टेंशन देते हैं, या तो तैयारी नहीं अच्छे से हमसे होती या पेपर ही ऐसा होता है कि करके गए हो तो नहीं हो पा रहा। बट दिस इज सच सब्जेक्ट विच कैन हेल्प यू टू स्कोर। आप जो दूसरों में एक्सपेक्ट कर रहे हो ना 40 ही आ जाए तो बहुत है, तो ये डबल दे सकता है तुम्हें, समझ रहे हो। लॉ और मैथ्स में तुम सोचते हो यार 40-45 आ जाए तो चलो काम खत्म हो, है ना। ये तुम्हें उसके डबल देने की कैपेसिटी रखता है अगर तुम अच्छे से पढ़ के जाओ। इज दैट क्लियर? So this can help you to make your good total and clear this path. ठीक है ना। चलो 19th, firms in an industry that produce differentiated product। भाई कितना आसान क्वेश्चन है ये भी। मल्टीप्लायर इफेक्ट इन केन्स इकोनॉमिक्स थ्योरी क्या होता है? अच्छा, ना इंटरेस्ट ना टैक्स ना एक्सपोर्ट स्पेंडिंग, चेंज इन इनकम और चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी मेथड फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम? यूजिंग विच अप्रोच? ऑल फैक्टर इनकम्स, ऑपरेटिंग सरप्लस, COE, MI। 22, which of the following is M1 the narrowest definition? Currency in M2 broader money, M1 में क्या जोड़ते हो कि ये आ जाता है? तासा अकाउंट्स किए थे, वही है ना। ठीक है।
टर्म डिपॉजिट्स हमारे नेक्स्ट लेवल पर आते हैं, फिर पोस्ट ऑफिस वगैरह. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर इनकम बेटा? प्रॉफिट्स. प्रॉफिट्स. Which is a common solution to problem of common resources being overused? Easy? ठीक है, गुड. तो आपने बस अपनी तैयारी रखनी है, क्वेश्चंस आपको आराम से आंसर्स आप दे पाओगे. लेवल्स मिक्स रहते हैं, मॉडरेट लेवल का पेपर होता है, बहुत ज्यादा भी टफ वो नहीं डालते हैं, बिकॉज दे ऑल्सो नो दैट दिस इज द सेवियर. तो अगर सारे लेवल टफ कर देंगे तो मुश्किल हो जाएगा. ठीक है ना? तो इसको वो थोड़ा मॉडरेट लेवल पर डालते हैं, पर हम रिस्क नहीं ले सकते, हम चांस नहीं ले सकते, इसीलिए हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी है कि भाई कोई भी सवाल दो, आई एम एबल टू सॉल्व इट. ठीक है बेटा? सो कमिंग अप टू नाउ एमटीपीज. इसके अंदर 10 एमटीपीज है अपने पास, तो हर एक में से मैं कुछ 5-10 क्वेश्चंस कोशिश करती हूँ इंपॉर्टेंट लेने की. जितने जहां से मुझे जो इंपॉर्टेंट लगेगा आई विल मेक यू मार्क इट. ठीक है? अभी ये अपने पास है फर्स्ट एमटीपी है बेटा, जो कि है पेज नंबर तुम्हारे 400, हाँ 300 पे है. $315 पेज नंबर. बेटे एक तो ये क्वेश्चन देख लो. ये क्वेश्चन ना मतलब मुझे इतना टाइम हो गया कराते, ऑलमोस्ट एवरी एमटीपी इज हैविंग दिस क्वेश्चन. फर्स्ट वन, FRBM का ऑब्जेक्टिव. ऑलमोस्ट एवरी एमटीपी विल कंटेन दिस क्वेश्चन, कहीं ना कहीं होता है. तो ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो. इवन दो इसके आंसर में इतनी कोई दिक्कत नहीं है, पर क्वेश्चन अगर पता हो कि जब बार बार ही आता है तो शायद आ जाए तो अच्छा ही है. ठीक है? तो FRBM एक्ट जो अपना फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी का है, मेन पर्पस क्या है? एलिमिनेट फिजिकल डेफिसिट. क्वेश्चन नंबर 16 पे आओ. 16, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ गुड्स हैव इनइलास्टिक डिमांड? जरा बताओ मेरे को इसका आंसर. 16th क्वेश्चन, कौन से गुड्स की डिमांड इनइलास्टिक मानी जाएगी? इनइलास्टिक मतलब आई डू नॉट हैव एनी ऑप्शन, मुझे वो खरीदना ही खरीदना है. देखो इन्होंने गुड्स ऐसे मिक्स किए हैं कि कुछ कुछ इनइलास्टिक वाले ऑप्शंस दूसरों में भी हैं, जैसे सॉल्ट है, स्कूल यूनिफॉर्म हो गया, मेडिसिन है, पर उनके बाद की ऑप्शंस देखो तो फिर सबसे सूटेबल मुझे ये नजर आता है. इज दैट क्लियर? ठीक है? फॉर देम द डिमांड इज इनइलास्टिक, मतलब पेरेंट्स कुछ भी करते हैं पर ये चीज को जुगाड़ जरूर करते हैं. ठीक है? 17th क्वेश्चन ट्राई करो. हम रैंडमली सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है सारे ही, पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस वी विल कवर सो दैट वी आर थ्रू ऑल द कॉन्सेप्ट्स. डू यू नीड टू सॉल्व इट? कोई सम निकालने को बोला है? मेथड क्या पूछा? कल टेस्ट है ना. फिर इलास्टिसिटी गिवन है आपको, ये नेगेटिव में साइन आ रहा है, नो प्रॉब्लम. कमोडिटी का प्राइस बढ़ा, आपको रूल्स याद है, लेस देन 1 ग्रेटर देन 1. ये क्या है? हु आर यू? इफ यू आर इन इलास्टिक एंड प्राइस इज राइजिंग, एक्सपेंडिचर विल ऑल्सो राइज, इंक्रीज. सिंपल. ठीक है बेटा? नो नीड टू सॉल्व एनीथिंग हियर, यू जस्ट हैव टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट. मैम हाँ जी.
इसका आंसर रिमेन सेम नहीं आएगा? नहीं बेटा, प्राइस राइज हुआ है ना, अगर लिखा होता है ना प्राइस राइजेज एंड एक्सपेंडिचर एंड देयर इज नो चेंज देन द एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। आप इन इलास्टिक को, अगर इलास्टिसिटी की वैल्यू 0 होती तो फिर सेम रहता। लेस देन 1 आ रहे हो ना, वैल्यू क्या है 0.63, इट इज लेस देन 1। लेस देन 1 यू आर विच कैटेगरी? इन इलास्टिक। ओके ओके मैम। बेटा 14th क्वेश्चन करेंगे। 14th, demand for labor in response to wage rate is dash, whereas demand for same labor in response to price of electronic goods where labor enters as an input is dash. Here you are input, here you are directly related. तो wages मेरे साथ डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, more the wages more I am able to work, direct demand, और इनपुट की तरह यूज हो रही हूं, यानी गुड्स बनने हैं तो मेरी जरूरत पड़ेगी, गुड्स नहीं बनने तो मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मेरी डिमांड क्या है? डिराइव्ड। सो माय आंसर इज डायरेक्ट एंड डिराइव्ड। इज दैट क्लियर? ट्वेंटी फोर्थ, जीडीपी का लिमिटेशन एज अ मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलबींग। कह रहे क्यों हमें जीडीपी को इकोनॉमिक वेलफेयर का इंडिकेटर मानने में प्रॉब्लम होती है, लिमिटेशन है। पढ़ा था पैराग्राफ जीडीपी एंड इकोनॉमिक वेलफेयर, उसमें लास्ट में लिमिटेशंस है। लिमिटेशन क्या है कि इनकम काउंट तो हो जाती है पर ये नहीं पता कौन से सोर्स में से आ रही है, तो वी डू नॉट अकाउंट फॉर द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, इज इट इवन, इट इज अनइवन, रिच पुअर का गैप क्या है, वो जीडीपी हमको बता नहीं पाती है। इज दैट क्लियर? 25th करो। नहीं बेटा, बेटा वो तो उसका फैक्टर है, वो तो उसका फीचर है। जीडीपी तो वैल्यू निकाल रहे हो, तो वैल्यू के लिए तो मॉनेटरी लोगे, नॉन मॉनेटरी आइटम लेके जीडीपी निकलेगी जिसकी वैल्यू ही नहीं है, तो वो तो उसके कैलकुलेशन का तरीका है। पर वेलबींग हमें वो बता नहीं पाता क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि ये पैसा कैसे बटाया जा रहा है। ठीक है, 25th करो। ये भी बहुत बारी एमटीपीज में आता है, मैनी टाइम्स। ये तुम्हारे बैक क्वेश्चंस में भी है ना, ये क्वेश्चन मैंने डाउट्स में भी लिया हुआ था। तो कई क्वेश्चंस आप देखते हो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए बन जाते हैं बिकॉज दे आर रिपीटिंग। सो इफ अ थिंग इज रिपीटिंग इट मींस इट्स इन द फोकस ऑफ द पेपर सेटर्स। वो क्वेश्चन उनके दिमाग में घूमता है, वो डाल देते हैं। हम लोग जब पास पेपर्स भी देखते हैं तो ट्रेंड ऐसी तो निकलता है कि भाई ये क्वेश्चन बार बार आ जाता है तो इट इज इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर में से बार बार आ जाता है, दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट। सो व्हेन थिंग्स रिपीट we try to understand the trend that this thing is important and not to be missed. So what is the answer बेटा? जीडीपी बड़ी है, जीएनपी छोटी है। जीएनपी में होता है प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कम होएगी तो ही तो जीडीपी बड़ा होगा। ठीक है, तो फिर कम कब होएगी बेटा? ठीक है, इंपोर्टर हो गए, और ऑप्शंस भी हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, क्या सिर्फ नेट एक्सपोर्ट्स की मैंने बात करी हुई है वहां पर फॉर्मूला में? प्लस नेट एक्सपोर्ट्स तो नहीं है ना, क्या है? प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम, यानी सारी इनकम्स की बात हो रही है, तो फिर डेफिसिट की बात नहीं होगी। हर तरह की आपकी जो बाहर से इनकम आ रही है, यानी वॉट एवर यू आर रिसीविंग फ्रॉम अब्रॉड इज लेस देन वॉट एवर यू आर पेइंग टू अब्रॉड, तो यू आर इन अ deficit. So answer is trade deficit. Is that clear? It's true you are an importer, but आपके अकाउंट्स क्या दिखा रहे होंगे? डेफिसिट, बिकॉज बाकी चीजें भी होंगी, सर्विसेज वगैरह भी, वो सारा कुछ माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये 18th क्वेश्चन देखो कितनी बारी बैक क्वेश्चंस में आया हुआ है, बंडल बंडल वाला।
मोर ऑफ एटलीस्ट वन गुड एंड नॉट लेस ऑफ दी, यही सीखा है ना, इसी को मोनोटोनिक प्रेफरेंस कहते हैं। 19th करो, 19th ट्राई करो, 19th ट्राई क्वेश्चन नंबर 19। ड्यूरिंग लॉकडाउन ड्यू टू COVID-19 कंज्यूमर फाइंड्स वेजिटेबल वेंडर्स सेलिंग वेजिटेबल्स, उन्होंने अपने प्राइसेस बढ़ा दिए, तो क्या करें? आई विल स्टिल बाय द सेम वेजिटेबल्स, ठीक है, क्यों? मेरी डिमांड ऑफ दैट गुड क्या है, ठीक है। ट्राई टू फिट द ऑप्शंस, बेस्ट पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव पेपर इज यू हैव द आंसर्स इन फ्रंट ऑफ यू, you just have to fit them and check which suits the best as per your logic, as per the economic concepts of the book. Clear? चलो नेक्स्ट कुछ देखते हैं, आगे कुछ आ रहा है इंपॉर्टेंट। चलो ये वाला करते हैं, डायग्राम वाला। इन द बिलो फिगर इफ dd is demand curve, dd क्या है? r is a given point और शेडेड एरिया दे दिया, तो ये शेडेड एरिया क्या है? What is this shaded area? What is this box? अब इन्होंने इतना रैंडम सवाल पूछ लिया है, इसका मेरे पास डायरेक्ट आंसर नहीं हो सकता, बट डू आई हैव द ऑप्शंस बिलो? कैन आई फिट देम एंड चेक डज इट रिप्रेजेंट एनी ऑफ दीज? तो इसको चेक करते हैं। पहला कह रहा है, ऑप्शन है भाई टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू क्या होता है बच्चे? फॉर्मूला बोलो, प्राइस इनटू मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, और टोटल कॉस्ट तो इसमें नहीं आएगी, टोटल कॉस्ट का डिमांड से कोई लिंक नहीं होता, तो ये तो खत्म हो गई बात। अब हम बात करते हैं बाकी कॉन्सेप्ट्स की, ठीक है। ये वाला जो एरिया डिमांड कर्व हो गया पूरा मेरा, इज AR ऑल्सो नोन एज डिमांड कर्व? हाँ या ना? ठीक है, अगर ये बेटा AR मान लू, इसको मान लू AR, तो AR इंटू Q इज TR ऑल्सो, तो ये डब्बा मेरा क्या बना रहा है? इधर क्वांटिटी और इधर P इंटू Q हो रहा है, इधर प्राइस, इधर इज दिस बॉक्स। अगर इस बॉक्स का एरिया निकालते हो, मैथ्स करते हो तुम लोग, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो P इंटू Q, तो दिस एरिया इज रिप्रेजेंटिंग P इंटू Q, that P into Q is which formula? Is that clear? एरिया पूछा है ना, तो एरिया इज P by Q, रेक्टेंगल है ना, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, P इंटू Q, P इंटू Q कौन सा फॉर्मूला है भाई? TR। आंसर इज सिंपल। समझ में आया कैसे सॉल्व करना है? ऑनलाइन किड्स क्लियर? गुड। What is the purpose of voluntary export restraint? मैं अपनी मर्जी से एक्सपोर्ट नहीं करना चाहती। पढ़ा था ये मेजर NTMs में कि हम वॉलेंटरी भी हम बोलते, जैसे मैंने आपको इंडिया पाक वॉर का बताया था कि हम वॉलेंटरी बोल रहे भाई मैंने इस मूवी में काम नहीं करना, या मैंने उस देश में टूरिज्म में नहीं जाना, या मैंने उस देश में अपने गुड्स एक्सपोर्ट नहीं करने। तो व्हाट इज द पर्पस बेटा? रीड ऑल द 4 ऑप्शंस। रिस्ट्रेंट वर्ड है पहली बात, रिस्ट्रिक्शन की बात है, तो लिमिटेशन या रिडक्शन की बात होगी। तो पहला पॉइंट कह रहा है टू लिमिट द क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रेंट लगा रहे हो ना, तो पूरा लाइन मैच कर गया है। बाकी कह रहे हैं इनकरेज, तो बिल्कुल नहीं हो सकता, इंपोर्ट नहीं, कंप्लाई विद ट्रेड एग्रीमेंट्स नो, मैं वॉलेंटरी अपने एक्सपोर्ट को क्या कर रही हूं? रिस्ट्रिक्ट। सो व्हाट इज द आंसर? लिमिटिंग द क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स। 29 ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये मैंने बुक में मार्क भी कराया था, बैक क्वेश्चंस में भी है और रिवीजन क्वेश्चंस में भी आ जाता है समटाइम्स। डी ऑप्शन है ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होना चाहिए बेटा इसका आंसर।
आंसर की में इसको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट दिया है विच इज रॉन्ग, ठीक है, तो वो आप करेक्शन कर लेना जब आप ये अपना खोलोगे मॉड्यूल, एंड में सबकी आंसर कीज दी होंगी तो उसमें वहां डी गिवन है विच इज रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा सेंट्रल बैंक कौन सी पॉलिसी यूज करेगा, इजी है ना, बिजनेस इकोनॉमिक्स किसने कॉन्सेप्ट दिया था, इजी डायरेक्ट क्वेश्चंस। लेबर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक किससे रिलेटेड है, हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है, इजी क्वेश्चंस। विच इज द फीचर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, ऑल ऑफ दी अबव। ये तुम्हारे कल के टेस्ट की थोड़ी तैयारी हो जाएगी, उसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं सिमिलर, ठीक है, तो वो तैयारी आपको मिल सकती है इसमें से भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंट्रल इशू इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो, सेंट्रल इशू ऑफ मैक्रो, मैक्रो का सेंट्रल इशू, देखो मैक्रो की बातें बड़ी बड़ी होती हैं, तो बैंक उसकी बात है, अनएम्प्लॉयमेंट उसकी बात है, ग्रोथ उसकी बात है, एक कंज्यूमर की चॉइस से मुझे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, रीड करो चारों ऑप्शंस और बताओ। फॉल्स कौन सी है बेटा, क्यों, नहीं डिमांड होगी तो फिर आउटपुट बनेगी ना। डी को पढ़ो जरा, वेरी लॉन्ग पीरियड क्या होता है, सेक्युलर पीरियड, सब कुछ चेंज हो सकता है। कह रहे हैं प्रोडक्टिव कैपेसिटी इज अज्यूम टू बी गिवन, गिवन मतलब कांस्टेंट, गिवन क्या होता है, तो वेरी लॉन्ग पीरियड में प्रोडक्टिव कैपेसिटी कांस्टेंट रहेगी या ग्रोथ के चांसेस है, दिस इज फॉल्स। आंसर की में इसका डी दिया हुआ बेटा, दिस इज ऑल्सो मिस प्रिंट, बी इसका आंसर है, ठीक है। 37, एडी कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट, यानी डिमांड इज फॉलिंग, डिमांड कब होगी तो प्राइसेस कम होंगे या ज्यादा होंगे, डिमांड कम हो जाएगी तो प्राइसेस कम हो जाएंगे, पर सप्लाई तो उतनी है, तो आउटपुट विल रिमेन द, ठीक है, सी आंसर। फोर्टियथ क्वेश्चन करो, 40th क्वेश्चन नंबर 40, अज्यूम यू बिल्ट अ न्यू हाउस, एक यूज्ड कार खरीदी है और कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदे हैं, कौन सी स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है, देखो बेटा सबसे पहली बात, यूज्ड कार, सम गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये तो हो गई हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, और यूज्ड कार, ये दोनों ही चीजें नेशनल इनकम अकाउंट, पक्की बात है, तो इनसे कुछ बढ़ावा होगा, ये तो सिर्फ नाम बदल रही है ना, मेरी गाड़ी तेरी हो गई, तेरी गाड़ी किसी और की हो गई, बस दैट्स ऑल, मैंने बॉन्ड खरीदे थे मैंने बेच दिए तुमको, तुमने बेच दिया आगे, इज इट एनीथिंग न्यू बीइंग प्रोड्यूस्ड, इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सिर्फ बना क्या है नया, इससे आपको कंस्ट्रक्शन के एरियाज में सप्लायर्स को काम मिला, लेबर को एम्प्लॉयमेंट मिल रही, सैलरी मिली, मटेरियल बिका,
तो सिर्फ इसका असर आएगा. सो व्हाट विल इंक्रीज? इन्वेस्टमेंट वेंट अप सिंस यू बिल्ट अ न्यू हाउस. इज दैट क्लियर? ठीक है. $43. डॉलर की क्वांटिटी कब गिरेगी? ऑप्शंस गिवन है तुम्हारे सामने, चारों केस लगा के देखो कौन सा आंसर हो सकता है. क्वांटिटी ऑफ डॉलर सप्लाई यानी सप्लाई ऑफ डॉलर विल डिक्रीज व्हेन. पहला, इंपोर्ट्स इन यूएस विल इंक्रीज. इंपोर्ट्स इनटू यूएस इंक्रीज यानी तुम्हारा क्या जा रहा है? एक्सपोर्ट. तो तुम तो डॉलर कमाओगे ना, तो सप्लाई तो आएगी ना. दूसरा, एक्सपेक्टेड फ्यूचर रेट फॉल्स. अगर एक्सपेक्टेड फ्यूचर रेट फॉल है तो सारे लोग तो आज ही बेच देंगे, डॉलर की सप्लाई बाजार में बढ़ जाएगी. थर्ड, इंटरेस्ट रेट इन यूएस फॉल्स. वहां इंटरेस्ट रेट फॉल हुआ, पीपल विल नॉट कीप देयर मनी इन बैंक्स, दे विल कीप इन कैश फॉर्म. सप्लाई ऑफ डॉलर इन सर्कुलेशन विल इंक्रीज. तो डिक्रीज कब होगी? व्हेन फ्यूअर यूएस रेजिडेंट्स ट्रैवल. हम बाहर जा ही नहीं रहे तो हमें डॉलर नहीं चाहिए. इज दैट क्लियर? तो जब हम बाहर जाएंगे तो ही डॉलर लेकर भी आएंगे, कमाएंगे भी. ठीक है. वो यूएस रेजिडेंट्स बाहर ट्रैवल ही नहीं करे, दे आर नॉट ट्रैवलिंग टू डिफरेंट कंट्रीज. इफ दे आर नॉट ट्रैवलिंग, यूएस सिटीजन्स, दे आर नॉट कैरिंग डॉलर्स. इफ दे आर नॉट कैरिंग इट, दे आर नॉट कन्वर्टिंग इट, तो किसी भी देश में डॉलर की सप्लाई नहीं आएगी. तो डॉलर की सप्लाई कम हो जाएगी अगर उनके लोगों ने घूमना फिरना बंद कर दिया. इज दैट क्लियर? बेटा इंटरेस्ट रेट जो होता है ना, वो हमारे बैंक का इंटरेस्ट रेट होता है. ज्यादातर हम इसको बाय डिफॉल्ट डिपॉजिट्स का इंटरेस्ट रेट मानते हैं. नेक्स्ट, $49. फिएट मनी पता है ना, जो गवर्नमेंट की अनाउंस होती है, लीगल मनी. तो वैल्यू ऑफ मनी इज बेस्ड ऑन, जब गवर्नमेंट वर्ड आ गया तो गवर्नमेंट वाली ऑप्शन ही चूज करोगे, चाहे कुछ भी दिया हो. गवर्नमेंट अथॉरिटी एंड पब्लिक ट्रस्ट. दैट गवर्नमेंट अनाउंस दैट फ्रॉम टुडे दिस नोट विल बी यूज्ड एज सर्कुलेशन एंड दीज आर बैंड. तो यू पुट अ ट्रस्ट ऑन देम. तो आपने वो चीजों को एक्सेप्ट किया एज अ लीगल टेंडर. ठीक है. देखो 51st क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया, एक ही एमटीपी में. देख रहे हो? Which of the following is more sensitive to short-term changes? FDI या FPI? FDI क्या होता है? जब तुम वहां कोई लैंड एसेट खरीद लेते हो तो वो तो लॉन्ग टर्म होता है. शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस में तो शेयर के प्राइस ही बढ़ेंगे घटेंगे. तो विच वन विल बी अफेक्टेड? गवर्नमेंट रेगुलेशन से कौन सी पॉलिसी इफेक्ट होती है? क्योंकि आप यहाँ जमीन खरीदोगे, फैक्ट्री लगाओगे, कुछ आपने लैंड लेना है, प्लांट लगाना है, मशीनें लानी है, तो यू नीड माई परमिशन एंड अप्रूवल. बेटा अगेन रिपीट, अभी अभी तो करके आए हो, एक ही एमटीपी में बार बार रिपीट हो रहे हैं. ठीक है. ये कल किया था लिक्विडिटी ट्रैप 55 वाला. इंटरेस्ट रेट्स आर वेरी लो. Are you watching how the questions are being repeated? Focus on that. ट्रेड, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है. ट्रेडिंग के लिए कौन सा बॉडी है हमारे पास?
लॉ ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज बेस्ड ऑन, कंज्यूमर सरप्लस कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये होता है ना सरप्लस, ये एमयू होता है, याद आ रहा है कल टेस्ट से तुम्हारा? तो कंज्यूमर सरप्लस किसने, कौन सी अप्रोच है? 58 करो। इंडस्ट्रियल सेक्टर एग्रीकल्चर पर क्यों डिपेंड होता है? पहला, इट प्रोवाइड्स यू फूड, बिल्कुल ठीक है। इट प्रोवाइड्स यू रॉ मटेरियल, बिल्कुल ठीक है। इट प्रोवाइड्स यू मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो ऑल ऑफ दी अबव। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, टेंजेंट पॉइंट्स, एग्रीकल्चर मार्केट किस मार्केट का एग्जांपल थी, मैंने बताया था? वैसे होती नहीं है पर मान सकते हो कि ऐसा सिमिलर वर्किंग है। फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर, ऑल ऑफ द अबव। मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला आए तो रिस्क, ट्रू आए तो हाँ ठीक है, ध्यान से कर लेना। सिक्सटी फाइव, प्राइस टेकिंग फॉर्म कौन सी होती है बेटे? प्राइस टेकर्स, प्राइस टेकर्स, परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन में एम आर इज इक्वल टू, रिपीट क्वेश्चन, अभी करके आए हो? रिपीट क्वेश्चन अभी करके आए? रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। ये बुक के अंदर था क्वेश्चन। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में परफेक्ट कंपटीशन कब होती है? जब सारा कुछ इक्वल होता है, एवरीथिंग इज इक्वल, बिकॉज इन लॉन्ग रन परफेक्ट कंपटीशन अर्न्स ओनली विच प्रॉफिट्स? तो नॉर्मल प्रॉफिट में तो सारा कुछ बराबर होता है ना, ऑल कॉस्ट एंड रेवेन्यूज इक्वल। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस कौन बताता है? बेटा ये सॉल्व करो जरा, 71। प्लीज सॉल्व इट। आ गया आंसर? आंसर बेटा, एनीबॉडी? देखो एक और ऑप्शन भी तो है, कांट बी डिटर्मिन्ड। तो बताओ भाई आंसर क्या है? है कांट बी डिटर्मिन्ड। मैम हमसे नहीं हो रहा। वी आर अनएबल टू सॉल्व इट मैम। बहुत अच्छी ऑप्शन दी है, कांट बी डिटर्मिन्ड। ऑनलाइन, कैन यू डिटर्मिन और कांट यू डिटर्मिन? बेस्ट ऑप्शन सो फार है ना, सीधा डाल दो। अरे वाह, एक आंसर आया अपने पास। और कौन है कांट डिटर्मिन वाले और ए वाले? कोई और ऑप्शंस, ए बी सी, एनीबॉडी? बी है, सी है, कांट बी डिटर्मिन्ड है। अच्छा, बच्चे बोल रहे मैम क्यू दिया है तो Q2 तो Q3 तो दिया नहीं है।
तो फिर कांट बी डिटर्मिन्ड, बात खत्म है ना, दैट सिंपल। नो, आंसर इज ए। वंशिका वेरी गुड, आंसर इज ए। भाई टीएफसी पूछ रहे हैं तुमसे, टीसी क्या होती है, टीएफसी प्लस टीएफसी रिमेन्स फिक्स्ड, एक फिक्स फिगर गिवन है, आगे तो जैसी आउटपुट बनती जाएगी खर्चा वैसा वैसा मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो ये क्या है, टीवीसी। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्यू क्या दिया क्या नहीं दिया, उन्होंने टीएफसी पूछा। तो व्हाट इज अ फिक्स्ड एलिमेंट एंड टीसी एलिमेंट, टीएफसी। टीएफसी विल रिमेन कांस्टेंट ऑल द लेवल्स ऑफ आउटपुट, सो आंसर इज ऑनलाइन किड्स, आर यू क्लियर, साइलेंस। हाँ जी बेटा, लॉजिक समझ में आया, शाबाश। थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन किया करो बच्चे, ध्यान से पढ़ के, ये नहीं कि उन्होंने क्यू दिया तो पुट करना ही करना है कहीं। और यही तुम्हारा दिमाग सोचते हुए उन्होंने कांट बी डिटरमिन्ड की ऑप्शन भी दी है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे वही कराएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन फिलअप फॉर्म में भी आ चुका है, वैसे भी आ चुका है। लो जी, एक साथ ही रिपीट। Price rigidity Squeezy model, which market? मैक्सिमम वैरायटी कौन से मार्केट में मिलती है तुमको, वैरायटी ऑफ गुड्स, वैरायटी, डिफरेंट ब्रांड्स डिफरेंट वैरायटी। अच्छा, 80th करो, ये मैंने पहले टेस्ट में डाला था शायद, काउंटर साइक्लिकल। आपको प्रॉब्लम आई थी ना बेटा इसमें, काउंटर साइक्लिकल, साइक्लिकल मतलब साइकिल चल रहा है, काउंटर मतलब उसका उल्टा, उसके ऊपर एक एक्शन लो। तो एक साइक्लिक फ्लक्चुएशन आई, उसका मैंने काउंटर रिएक्शन देना है, यानी एक जवाब देना है। तो अगर कोई चीज पानी का स्तर बढ़ रहा है तो मुझे पानी वहां से रिलीज करना ताकि पानी का स्तर नीचे आ जाए, तो माई एक्शन हैज टू बी ऑपोजिट। तो मैं क्यों करती हूँ काउंटर साइक्लिकल पॉलिसीज, ताकि इकोनॉमी में क्या आए, स्टेबलाइजेशन। इज दैट क्लियर? अच्छा, dash person express the view economics is neutral between the ends। ये एंड और मीन वाली बात, स्केर्सिटी वाली बात किसने की थी, रॉबिन्स ने। स्केर्सिटी की डेफिनेशन किसने दी है, लायनल रॉबिन्स। तो रॉबिन इज द आंसर। एंड्स और मीन्स की बात किसने शुरू की थी, रॉबिन्स ने शुरू की थी बेटा। सिक्सटी थ्री, तो आगे पहुंच गई मैं। 97 करो। मैथमेटिकल रिलेशनशिप, तुम लोग मार खाओगे मेरे से, कल तुम्हारा टेस्ट है। मैथमेटिकल रिलेशनशिप होती तो इक्वेशन ही है, बट व्हाट डू यू नेम इट एज, डिमांड फंक्शन, सप्लाई फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन। ये फंक्शंस को ही तो मैथमेटिकल इक्वेशन कहा गया है। सो व्हाट इज द टर्म मेंशन इन द किताब, प्रोडक्शन function, function is the word, equation is its meaning। is that clear? फर्स्ट एमटीपी में कोई डाउट यहां पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अच्छे लगे? चलो नेक्स्ट करते हैं, एमटीपी 2 क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं,
क्योंकि कुछ टाइप्स ऑफ गुड्स की बात हो रही है तो हमेशा हमें कंफ्यूजन रहती है कि कौन से गुड को कहाँ डालना है, तो ये कर लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज एक्सक्लूडेड फ्रॉम जीडीपी? जीडीपी का हिस्सा नहीं है. बेटा एक्टिविटी की बात हुई है. एक्टिविटी, एक्टिविटी कितनी तरह की होती है? कार डीलर बिजनेस कर रहा है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है? फिर कमीशन नहीं कमा रहा? गाड़ी बेचने के पैसे नहीं आएंगे पर कमीशन ब्रोकरेज तो आएगी कि नहीं? फिर क्लियर? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइनल गुड और सर्विस? फाइनल गुड और सर्विस पढ़ो जरा. बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है इसलिए मैंने रोका यहाँ पे. एग्जाम्पल्स पढ़ो और बताओ फाइनल गुड और सर्विस क्या है. देखो मैंने अपना एक ट्रक है वो माल पहुंचा रहा है, उसके लिए डीजल लिया, फाइनल गुड या सर्विस नहीं है, अभी कंजम्पशन प्रोसेस में चल रही है. फर्टिलाइजर लिया, इट्स अगेन अ इनपुट स्टेज. विंडोज लगवाई है मैंने अपने असेंबली प्लांट में, अगेन इट्स एन इंटरमीडिएट गुड, आगे प्रोडक्शन होनी है. बाल कट गए तो कट गए, फाइनल गुड या सर्विस. हेयर कट, ठीक है. तो ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए कराया ताकि ये चीजें बड़ी यूनिक होती हैं. तो हेयर कट इज ए फाइनल गुड एंड सर्विस. बेटा ये क्वेश्चन कर लेना, कौन से इकोनॉमिस्ट को गवर्नमेंट के एक्टिविस्ट पॉलिसी बनाने वाले के नाम पर जाना गया है? ज्यादातर पॉलिसियां इन चारों में से देख लो, तुम्हें चारों नाम ऑप्शंस में है ना, सबसे ज्यादा नाम किसका सुना है इसमें से? बस आंसर आ गया अपने हाथ. इज दैट क्लियर? ऑप्शंस है सामने, सबसे ज्यादा इनको सुना है हमने, सबसे ज्यादा पॉलिसियां इन्होंने बनाई है, अपने दोस्तों को छोड़ के भी अलग जाके भी पॉलिसी बनाते रहे हैं. पढ़ी थी ना, कभी फिशर के साथ मिले, फिर अपनी यूनिवर्सिटी में बैठे चार दोस्त कहते नहीं भाई मैं तो अलग ही बात करूंगा, फिर अलग बात भी करी. तो केन्स ने बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के पॉलिसीज को बनाया है. ठीक है, मैंने थर्ड एमसीक्यू भी बता दो. अच्छा बेटा फिफ्थ करो पहले. फिफ्थ क्वेश्चन, ट्राई इट, ट्राई द फिफ्थ क्वेश्चन. अनवांटेड नहीं चाहिए था मुझे स्टॉक, फिर भी बिजनेस का स्टॉक इकट्ठा करी जा रही हूं, तो ये क्या है? चारों ऑप्शंस में से पढ़ो क्या है. ना तो ये डेप्रिसिएशन है, क्या मैं कुछ कंज्यूम कर रही हूं? क्या मैं कैपिटल का स्टॉक घटा रही हूं? है तो इन्वेस्टमेंट ही ना. अभी नहीं चाहिए, आई एम ओवर स्टॉकिंग, अभी नहीं चाहिए, बाद में तो चाहिए. इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट. बेटा थर्ड इज जस्ट द फॉर्मूला. ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होती है? नेट प्लस डेप्रिसिएशन. रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? नेट प्लस डेप्रिसिएशन करोगे तो ग्रॉस आ जाएगा. बेटा इसको मार्क कर लो, इट्स नॉट एनीवेयर गिवन, तो ये मार्क कर लो क्वेश्चन. कुछ क्राइसिस हुई थी हमारे पुराने टाइम में, जैसे हम लोग फाइनेंशियल क्राइसिस देखते हैं, तो सब प्राइम क्राइसिस, ग्रीस क्राइसिस में कह रहे हैं सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी इसकी ऑल ऑफ द अबव है, यानी फाइनेंशियल लीवरेज, बहुत ज्यादा हाई डिस्काउंटेड रेट्स पर लोन दिया गया, लो इंटरेस्ट रेट्स चार्ज किए गए और क्रेडिट को एक्सपैंड किया, बढ़ चढ़ के लोन दिए गए, तो लोग वापस नहीं कर पाए. मैंने तुम्हारी क्रेडिबिलिटी चेक किए बिना ही तुम्हारे लोन पास कर दिए, जिसकी वजह से क्या हुआ? आई वेंट इनटू बैड डेट्स, तो इकोनॉमी वेंट इनटू क्राइसिस. ठीक है, इलेवेंथ करो, इलेवेंथ. इन्फ्लेशन अकर्स व्हेनेवर. इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? प्राइसेस का बढ़ना.
किसी एक गुड का कि ज्यादातर? इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है तो किसी एक गुड को बोलेंगे या ज्यादातर? भाई महंगाई हो गई है, मोस्ट ऑफ द गुड्स। ठीक है। 12th, MFN। MFN कौन नहीं होता इसमें से? ज्यादातर MFN का मतलब है क्या? वी आर पार्ट ऑफ वन ग्रुप, वी विल ट्रीट ईच अदर इक्वली, वी विल ट्रीट ईच अदर इन द सेंस ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट्स, रेट्स वगैरह सही अप्लाई करेंगे, एक दूसरे का भेदभाव नहीं करेंगे। पर कोई उनका सिविल कोड, यानी क्या वो देश चलाने का तरीका भी सेम कर लेते हैं? जो कानून तेरे देश में वो कानून मेरे देश में? इज इट हैपनिंग? सिविल कोड क्या होता है? लॉ फॉलोड इन द सिविलियंस। तो क्या वो भी सिमिलर है MFN का मतलब? नहीं। तो MFN का हिस्सा बने इसका मतलब ये नहीं कि तेरे कानून मेरे कानून जैसे सेम हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, बुक का ईयर भी आ गया। देखो, सबसे पहला पार्ट हमने यही किया था, ये तो आता है सबको। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं सारे, इजी। एजुकेशन इज एग्जांपल ऑफ पब्लिक गुड, मेरिट गुड, सोशल और क्लब गुड। एजुकेशन, एजुकेशन से बेनिफिट मिलेगा आगे सोसाइटी को। विच गुड इज दिस? तुमने कभी ये गुड पढ़े? फिर यहां पहुंचे कैसे तुम? पब्लिक गुड और मेरिट गुड? मेरिट गुड, जिससे बेनिफिट हो। स्पेसिफिक टेरिफ इज इम्पोज्ड ऑन, पर यूनिट होता है ना स्पेसिफिक टेरिफ। एक साइकिल पर इतना, 2 साइकिल पर रेट उतना मल्टीप्लाई हो जाएगा। 23 करो। किसी इंपोर्टिंग कंट्री को फ्रस्ट्रेट करना हो, एक तो वो देश इंपोर्टर है पहले ही बेचारा, तुम्हें पैसे देगा आके, उसको और फ्रस्ट्रेट करना हो तो क्या करो? ज्यादा फ्रस्ट्रेट किससे होगा वो? कि मैं तुम्हें बाद में सर्विसेज ना दूं उससे, या तुम्हारे कागजी कार्रवाई इतनी ज्यादा कर दूं कि तुम्हें परमिशन से ना मिले, सरकारी डिपार्टमेंट्स में चक्कर काटते रह जाओ पर इंपोर्ट ना कर सको? ये ज्यादा फ्रस्ट्रेट करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशंस। फ्यू न्यू क्वेश्चंस वी आर फाइंडिंग इन दिस MTP। ठीक है। (26) ग्रुप ऑफ कंट्रीज जो इकट्ठे अपना ब्लॉक बनाते हैं, दैट इज नोन एज ट्रेड ब्लॉक। ये कल भी आया था, इकोनॉमिक यूनियन वाला, व्हेन वी फॉलो कॉमन पॉलिसीज। नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल याद है? फॉरेन गुड्स को भी अपने देश में हम पैरिटी पे ट्रीट करेंगे, इक्वल ट्रीट करेंगे। सो इंपोर्टेड गुड्स एंड डोमेस्टिक गुड्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली। कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है WTO का? WTO बनी है ट्रेड को प्रमोट करने के लिए। ठीक है। तुम आपस में पैसे नहीं दे पा रहे हो तो उसका मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तो तुम्हारे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का मेरा कोई मतलब नहीं। मैं ट्रेड को प्रमोट करने के लिए बैठी हूँ। ठीक है। ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम, कोई ग्रीवियंसेस हैं, कोई तकलीफ है, वो आके बताओ। पर आपस में पैसे का दिक्कत आ रहा है तो दैट इज नॉट माई पार्ट ऑफ वर्क। कितने मेंबर कंट्रीज हैं बेटा WTO में एट प्रेजेंट? ये ब्रॉड मनी वाला कल भी आया था। मनी सप्लाई रेफर्स टू मनी हेल्ड बाय whom? मनी हेल्ड बाय पब्लिक। ये तो बेटा प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी है ना, तो ये तो स्टॉक हो जाएगा। सप्लाई ऑफ मनी इज विच वेरिएबल, स्टॉक या फ्लो? सप्लाई ऑफ मनी बेटा इट्स मेजर्ड
on a particular date. So it's a stock concept. Money supply is a stock concept. रिजर्व मनी कौन देता है हमको? रिजर्व मनी सप्लाइड बाय आरबीआई. ये क्वेश्चन बुक में था. M3 निकालने वाला. M3 बताओ क्या क्या प्लस करोगे M3 में? करेंसी विद पब्लिक, ओडी डीडी भी आ जाएगा. और क्या प्लस करोगे? टाइम डिपॉजिट्स. प्लस करके बताओ भाई क्या आंसर है? व्हाट इज द आंसर बेटा? बी. 37th करो ये मल्टीप्लायर वाला क्वेश्चन. मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला चेंज हो जाता है ना. 1 प्लस ई ओवर आर प्लस सी प्लस ई है ना. तो आप पहले स्मॉल ई ढूंढोगे, स्मॉल सी ढूंढोगे. आर तो गिवन है. स्मॉल सी कैसे आता है? सी बाय डी. ये है ना सी एंड डी, डिवाइड कर लो. स्मॉल ई कैसे आता है? ई बाय डी. ई 2 बिलियन और ये डी है 2000 बिलियन. तो इसको डिवाइड करके जो आपके डेसिमल फिगर आएंगी, पुट देम इन द फॉर्मूला, यू विल गेट मल्टीप्लायर. - 43 करो. इनकरेक्ट बताना है एफडीआई और एफआईआई का. पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? बोथ ब्रिंग कैपिटल टू द इकोनॉमी. इट्स ट्रू. ये तो इनकरेक्ट नहीं है. सेकंड, एफआईआई करना है तो टेक्नोलॉजी में करो, एफडीआई करना है तो ट्रेडिशनल में करो. ऐसा तो कोई डिफरेंस नहीं है. एफडीआई तो ऐसा तो नहीं डिफरेंस कहता कि एफडीआई का मतलब ट्रेडिशनल बिजनेस में करना है और एफआईआई का मतलब, एफआईआई क्या है? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स, एफपीआई जैसे ही. तो क्या वो सिर्फ टेक्नोलॉजी में करना होता है? इज दिस द डिफरेंस? दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. ठीक है. Now this MTP is much focused on foreign trade chapter. 44th करो. Surge मतलब increase. Surge in foreign capital inflow in India would lead to what? फॉरेन कैपिटल का इनफ्लो बढ़ रहा है. सपोज डॉलर की सप्लाई इंडिया में बढ़ गई, तो ऑलरेडी सप्लाई बढ़ी हुई है, तो हमारा सेंट्रल बैंक और बेच देगा बाजार में डॉलर. इज इट पॉसिबल? परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बाय सेंट्रल बैंक कैन इंक्रीज. अब डॉलर की सप्लाई इतनी बढ़ गई है तो उसको फिर परचेज करके स्टेबलाइज करोगे ना. सो दिस एक्शन कैन बी पॉसिबल. पर आगे की लाइन भी पढ़नी पड़ेगी. दोनों में, बी और डी में, दोनों में ये बात लिखी है. पर अब ये देखना पड़ेगा कि क्या मैं प्रिवेंट करना चाहती हूँ, एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी. अब आप इसका मुझे बताइए.
जब डॉलर की सप्लाई बढ़ी तो डॉलर का प्राइस गिरेगा और रुपी अप्रिशिएट होगा। अगर रुपी अप्रिशिएट हो गया तो एक्सपोर्ट करना मुश्किल हो जाएगा, तो मैं नहीं चाहती रुपी अप्रिशिएट हो, आई ट्राई टू मेंटेन बैलेंस, तो माय आंसर हैज टू बी डी। इज दैट क्लियर? व्हेन सम पर्सन टीचेस यू द क्वेश्चंस ऑफ एमसीक्यूज, हमने सिर्फ ये नहीं देखना कि हमें आंसर पता है, हम ये क्लास क्या देख रहे हैं कि हाउ अ क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। ये तरीके भी तुमने सीखने हैं कि मैं कहां से किस स्टोरी को कैसे ले जाती हूं और वो आंसर तक हम पहुंच जाते हैं। दिस इज यू हैव टू लर्न। इज दैट क्लियर? दिस इज द थिंग विच यू हैव टू टेक फ्रॉम द क्लास, अदरवाइज ऑप्शंस तुम्हारे सामने हैं, यू कैन इजीली मार्क देम, बट व्हाट वी आर लर्निंग हियर दैट हाउ टू रीच टू अ करेक्ट सोल्यूशन लॉजिकली। ठीक है? $48 करो। इफ रुपी इज डेप्रिशिएटिंग अगेंस्ट द डॉलर, रुपी की कीमत कम हो रही, तो इंडिया को क्या करना चाहिए? क्या मार्केट में डॉलर की सप्लाई बढ़ा देनी चाहिए ताकि रुपी बैलेंस हो जाए? आरबीआई विल सेल द डॉलर्स। अभी तक के 50 क्वेश्चंस वर टोटली बैलेंस्ड, इम्बैलेंस्ड, बेस्ड ऑन विच चैप्टर? फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है? तो आप इस वाले एमटीपी को फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर के रिवीजन में इस्तेमाल कर सकते हो। जब आपने फॉरेन एक्सचेंज पढ़ लिया ना चैप्टर, यू कैन यूज दिस एमटीपी 2 फॉर प्रैक्टिसिंग मोर क्वेश्चंस ऑन फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर। सारे ही देखो अभी तक वही आ रहे हैं। CRR should be maintained in which form? तो किस फॉर्म में रखोगे भाई इसको? कैश में, गोल्ड में, बॉन्ड में, इक्विटी में? कैश है तो कैश में। ठीक है? SLR should be maintained in which form? CRR तो कैश का तुक्का हमने मार लिया डेफिनेशन में से। SLR इज इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ठीक है? याद रखना इसको। नहीं बेटा, गोल्ड नहीं, बॉन्ड्स में होता, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स करा रही हूं बेटा। बॉन्ड्स इसको याद रखिएगा। ठीक है? 62 है बेटा। एमपीसी कंप्राइज, एमपीसी क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एंड इट हैज 6 मेंबर्स बेटा। अगर ये बुक में नहीं है तो इसको यहां से लर्न कर लेना। इट हैज 6 मेंबर्स, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। हाँ, पर मेंबर्स वाली बात आ गई ना तो फिर दिमाग बदलना पड़ता है। ठीक है? 68 इकोनॉमिक वेलबींग कौन सी जीडीपी मेजर करती है? रियल या नॉमिनल? रियल जीडीपी कराया तो है बुक्स के अंदर। $71 who does the calculation of national income of a country? CSO, Central Statistical Office. $73
सीपीआई कंज्यूमर जो प्रोडक्ट इंडेक्स है, प्राइस इंडेक्स है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये कब कैलकुलेट होता है? वंस इन अ मंथ. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज कैलकुलेटेड वंस इन अ मंथ. $78 मैच द कॉलम. करो बेटा ट्राई 78 क्वेश्चन. सारे नहीं मिलेंगे तो कुछ तो मिल जाएगा, बाकी रिमेनिंग को मैच कर देंगे. दिस इज द वे वी डू सच क्वेश्चंस. हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन इन नेशनल इनकम, इस आगे कौन से सेक्टर की बात करोगे? सर्विस सेक्टर है ना हमारे पास, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट जिसने किया था. नेशनल इनकम कमेटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1949. National income calculation is done by which method? Mixed income method. CSO कब एस्टैब्लिश हुई? 52. और फिशिंग, फिशिंग कौन सा सेक्टर है? प्राइमरी सेक्टर. ठीक है. हाँ बेटा, उसने मिक्स मेथड लिखा है ना, तो हमारे को मिक्स इनकम का तो पता ही है. अब मैं उसको ये तो बोलूंगी नहीं कि इसको इनकम मेथड लिखा आ गया, मैच द कॉलम करके आना है तो करके आएंगे. ठीक है. हाँ बेटा, वहां पर आपको ना जैसे ये दिए दिए ना यहाँ पर, तो वहां ऐसे ऑप्शंस आ जाएंगी, तो इसके आगे ग्रुप बना देंगे. जैसे 1 को मैंने किससे मैच किया था? फिश कल्चर को ई से, 1 ई कॉमा 2 का मेरे साथ कौन था? हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन नेशनल इनकम. इस तरह से सारे मैचेस दिए होंगे, तो जो तुम्हारा मैच सही बैठेगा वो आपका आंसर ऑप्शन होगी. एडी और एएस जब इक्वल होता है तो उसको इक्विलिब्रियम डिमांड बोलते हैं कि इफेक्टिव डिमांड बोलते हैं? इफेक्टिव डिमांड, वेयर एडी इज इक्वल टू एएस. मिनिमम वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, सबसे छोटी वैल्यू कैन बी 1, इससे छोटा नहीं होता. 0 नहीं हो सकता ना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट या इनकम कभी भी 0 नहीं होती, तो 1 तो आएगा ही आएगा. एटी 82 करो. supply side policies, they aim to increase productive capacity of an economy. $95. जो रोबोट है अब एचडीएफसी बैंक उन्होंने बनाया एक एआई सिस्टम, वो कौन सा गुड है? Selling cost are essential in which market?
monopolistic. Which of them is not U-shaped? 100th last question. King demand curve theory explains that even when the demand conditions change, the price remains. Price rigidity है ना? That is the answer. तो बेटा 2 MTPs मैंने कवर कराई हैं आपको अभी, ठीक है? तो ये क्वेश्चन बहुत बारी आता है पेपर में, 3rd MTP का फर्स्ट। जब रेंट कंट्रोल इंपोज होता है अबव द करंट मार्केट प्राइस, ये क्या करेगा? करंट मार्केट प्राइस, सपोज किराया हम ले रहे हैं किसी से 50,000। रेंट कंट्रोल, अगर मुझे रेंट को कंट्रोल करना था तो मुझे इससे बिलो सेट करना चाहिए ना, कि रेंट इससे और एक्सीड ना हो, पर मैंने इसके अबव सेट कर दिया 70,000। तो अब रेंट मैं और बढ़ा सकती हूं, तो अब लैंडलॉर्ड्स किराया बढ़ा देंगे। जब किराया बढ़ा देंगे तो फिर क्या होगा? बताओ। बेसिकली तो डिमांड फॉर सच रेंटल हाउसेस शुड बी रिड्यूस्ड, ठीक है, पर यहां पर कोई ऐसी ऑप्शन नहीं है। क्वालिटी और क्वांटिटी की इंक्रीज की बात की हुई है। शॉर्टेज कैसे होगी? मार्केट प्राइस के ऊपर रेंट कंट्रोल लगा दिया है। It will cause what? Basically less demand of such rental houses, but अगर हम ऑप्शंस पढ़े इसके अकॉर्डिंगली तो यहां पर आती है इट क्रिएट्स अ शॉर्टेज ऑफ रेंटल हाउसिंग। क्यों? क्योंकि रेंट को हमने कंट्रोल करा हुआ है। यू कैन नॉट रेज योर लेवल्स बियॉन्ड दैट। तो सब लोग उसको खरीदना चाहेंगे, रेंट पर लेना चाहेंगे, तो रेंट की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी और शॉर्टेज हो जाएगी। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन करो। प्रॉफिट इज सोशली डिजायरेबल। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, वी वर्क फॉर आवरसेल्फ। तो क्यों सोशली सब एक्सेप्ट कर लेते भाई वर्क फॉर प्रॉफिट? बिकॉज माई रिसोर्सेज विल अट्रैक्ट एंड बी यूज्ड इन द मोस्ट डिजायरेबल टाइप ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो मैंने काफी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस ऑलरेडी करा दिए हैं। Now what you can do for extra practices, you have these MTPs at home, you can practice them, and if you have any doubts and queries you can message me, I'll clear those doubts. ठीक है, so I think I should wind up for today. तो अभी आप लोग अपने कल टेस्ट के लिए प्रिपेयर करेंगे प्रॉपरली। ऑल द बेस्ट फॉर दैट। मीनवाइल कीप ऑन प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस, मोर यू प्रैक्टिस बेटर इट वुड बी। और जहां आपको ट्रबल या डाउट फील होता है, फील फ्री टू आस्क मी, मैसेज कर देना, आई विल रिस्पॉन्ड। ठीक है बच्चे, सो आई टेक अ लीव ऑफ यू नाउ।